वो ये अपने यहाँ के अपेक्षा मतलब विकासशील की अपेक्षा ज्यादा है, हाँ इसलिए ठीक कह है। सकते हैं वो विकसित है। तो जबकि अपने एम्प्लॉयमेंट, हाँ जबकि अप, बोलिए। जबकि अपने यहाँ विकासशील में क्या है कि या जो अल्प विकसित हैं, वहाँ हम्म। संसाधन तो हैं लेकिन उनका उचित या समुचित जो यूज है वो नहीं हो पा रहा उतने ढंग से, हम्म। है ना। तो जो उतनी रफ्तार में नहीं आ पा रहे हैं हम लोग, जो कि वो लोग पकड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। अब मुद्दा ये है कि विकसित देश में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? मशीनरी का है ना। जी बिल्कुल। जी सर। ठीक है, और मशीनरी है तो इसका मतलब कि मशीनरी से हम यूटिलाइजेशन ज्यादा कर ले रहे हैं, यानी कि वो टेक्नोलॉजी ही हमें वो क्षमता दे रही है जो कि अपनी पावर से हम ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है किसी देश का, वो क्या होता है कि अगर नींव मजबूत है तो उस पर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन हम अपने यहाँ की जो नींव है हमारी, या विकासशील देशों की, या जिसे आप विकसित कहते हैं, ऐसे देशों की नींव जो है क्या इतनी मजबूत है कि हम उस पे 4 फ्लोर 5 फ्लोर के आगे, रेयर केस में हम देखें अगर अपना घर 3 फ्लोर से ज्यादा नहीं बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको खुद डर लगने लगता है। करते हैं ना। जी सर। लेकिन स्थिति क्या है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी संरचना है, वो उतनी मजबूत नहीं है कि हम उस पर 10 फ्लोर का मकान बनाए। एक आध दो बनते हैं, वो भी बिजनेस वाले मुद्दे पे। अब मुद्दा यहाँ ये उठता है कि हम इसके लिए क्या यूज करें, क्या संसाधन है। तो मशीनरी का प्रयोग ज्यादा हुआ, यानी कि हर संसाधन जहां मौजूद हैं और उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो रहा है, ऐसे देश को हम विकसित मान सकते हैं। क्योंकि अगर वहां संसाधन उपलब्ध हैं और यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होगी, ठीक है। जी सर। नेशनल, और जब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि नेशनल इनकम ज्यादा होगी, और नेशनल जी इनकम सर। जब ज्यादा है तो इसका मतलब कि बजट भी कायदे का पास होता होगा, हर चीज, हर सुख सुविधाएं वहां पर लोगों को मिलती होंगी। तो अब जी सर। देखेंगे कि दो चीजें हैं क्या, कि एक विकासशील देश में बेरोजगारी और एक विकसित देश में बेरोजगारी। अगर हम इसको करें तो क्या अलग अलग नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि जब हम निर्धनता पढ़े थे तो हमको मालूम है कि अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है उसके सापेक्ष, और भारत में जिसके पास रोटी नहीं है वो गरीब है उसके सापेक्ष। तो दोनों देशों की परिस्थितियां अलग अलग हो जाएंगी ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण हम बेरोजगारी को दो भागों में बांटेंगे। बांटेंगे किसमें? एक होगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लोग लिख लीजिए, एक हिंदी वाले लोग लिखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, और दूसरी होगी चक्रीय बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी और दूसरी है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक। अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या स्थिति है सर इंग्लिश में कि बता दो एक बार। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सर तो जो कल बता रहे थे ऐच्छिक और अनैच्छिक, वो हाँ, सब भी तो टाइप में नहीं आएंगे? टाइप में ही है वो। हमने कल बताया था ना कि वो टाइप में ही है। मतलब कि ये बेरोजगारी की दूसरी परिभाषा है कि एक तो कुछ ऐच्छिक बेरोजगार होते हैं, हम्म। कुछ अनैच्छिक बेरोजगार होते हैं। तो हम जी लोग सर। जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने कहा था कि हम हम्म। इच्छा वाले बेरोजगारों को एक किनारे कर देते हैं, क्योंकि हम जी। कैलकुलेट करेंगे बेरोजगार उनको जो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, रोजगार करना चाह रहे हैं। तो ये सारा जो जी। मैटर पढ़ेंगी आप, ये अनैच्छिक हम्म। बेरोजगारी में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, ओके सर जी। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, अब ये दोनों का पहले हम लोग थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लें कि दोनों में क्या अंतर है। अब दोनों में अंतर क्या डिफाइन कर रहा है? कह रहा है कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या, कि ऐसी बेरोजगारी जहां जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो संरचनात्मक, गुड इवनिंग, ठीक है,
जहां पर ऐसी बेरोजगारी जहां पर संरचना की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अब ये देखिए कि अगर भारत को हम लें तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी? संरचनात्मक पाई जाएगी। क्यों जी, अब क्यों पाई जाएगी, इसका मुद्दा क्या है? क्योंकि भारत में अगर देखें तो क्या संरचना की कमी है कि नहीं है सर? स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो हमारे यहाँ अभी उतनी तरह से अच्छी तरीके से नहीं हुआ। अब देखिए, आप जरा एक रफ करिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक थोड़ा सा बोर्ड रहता है पढ़ाने में, मजा आता है। रफ करिए जरा, समझिए स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल में दोनों में अंतर क्या है। एक सीधी लाइन खींचिए इस तरह से, ठीक है। हम आजाद कब हुए? डेट लिखे 1947, ठीक है। 1947 में आजाद हुए। अब स्थिति देखिए कि 1947 में कितने बेरोजगार थे? मान लीजिए 500 थे। लिख लीजिए 1947 में बेरोजगारों की संख्या 500। हम केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। 500। उसके बाद 1952 में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और इन सब चीजों के लिए पहली पंचवर्षीय योजना लागू की जाएगी। 5 ईयर प्लान पहला शुरू होगा। तो अब ये बताइए कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि जो 17 साल के हैं वो 18 साल के भी तो होंगे, जो 18 के हैं वो 19 के भी होंगे, 19 वाले 20 के भी होंगे, 20 वाले 21 के भी होंगे। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या हो रही है? हर साल अगर 100 बढ़ती जा रही है, तो 1952 लिखिए 1947 के नीचे। ठीक है सर, एक बार इस पे लिख के देखिए, व्हाइट स्क्रीन आ रहा है। एक बार मोबाइल पे आप लिखिए कुछ भी। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, ये 1947 की रेखा हो गई। और उसके बाद 5 साल के बाद बनेगा क्या? आपका 5 ईयर प्लान। तो ये हो गई क्या? यहाँ इसके बीच में कितना गैप है? 5 साल का गैप है ना? जी सर। तो अब देखिए 47, 7 5 12 52। अब यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या कितनी थी 1947 में? 500 थी। अब अगर यहाँ 500 थी, तो अगर मान लीजिए कि हर साल 100 बेरोजगारी बढ़ती है, तो 1952 में कितनी हो गई? 1200। 1000 होगी ना सर? हाँ, 1000 हो गई। अब ये बताइए 1952 में सरकार सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देती है? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, इसका मतलब कि एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। तो पहले साल इसने मान लीजिए कि जैसे कुछ कंपनियां कुछ डेवलपमेंट शुरू किया, तो मान लीजिए कि 3 कंपनियां बैठाई, वो भी 3 कंपनियां बैठाई। तो कहीं सेल की बात करते हैं तो किसी रूस के सहयोग से बैठेगी, कोई और कंपनी बैठेगी। तो इसका मतलब क्या कि हमने 3 कंपनी बैठाया, और 3 कंपनी में हम कितना रिक्रूटमेंट कर लेंगे? मान लीजिए एक कंपनी में 100 जाएंगे, तो कितना हुआ? 1952 में कितने रोजगार में आए? 300 चले जाएंगे। 300 चले जाएंगे। और कितने बचे? 700। ठीक है, बचे 700। अब ये बताइए अब प्लान कब बनेगा? 1952 से 57। 1956 या 57, जो भी। अब यहाँ पे स्थिति देखिए कि हर साल कितनी संख्या बढ़ रही है? 100। ठीक है, 100 बढ़ रही है। हर साल 100। ठीक है, हर साल 100 बढ़ रही है। अब अगला प्लान 5 साल बाद बनेगा ना? तो कब बनेगा? 61 62 में बनेगा ना? 6 5 11 61 में बनेगा ना? 1961 में। अब यहाँ नीचे आइए, तीसरा 1961। ठीक, 1961 में बनेगा। तो ये बताइए 5 साल बचे कितने हैं? 700। 700। अब फिर बढ़ कितने जाएंगे? 500 फिर बढ़ जाएंगे। कितना हो गया? 1200। 1200। फिर आइए 62 से फिर 5 साल आइए, 61 से फिर 5 साल आइए, 66 हुआ। हाँ, 66 हुआ।
तो अब इसमें देखिए कि 66 में 5 कंपनी बैठाई गई, कितने गए? मान लीजिए 150 की क्षमता ले लीजिए। अच्छा तो चले जाएंगे 300, 300, 600, 750 चले जाएंगे। कितना? 750 चले जाएंगे ना। हाँ, कितने बचेंगे? 550 बचेंगे? नहीं, 450 बचेंगे। 450 बचेंगे। फिर 5 साल बाद योजना बनेगी। अब देखिए, फिर 5 साल बाद योजना बनेगी। अब जब फिर 5 साल बाद योजना बनेगी तो देखिए कि 5 साल में फिर कितने बढ़ेंगे? 100 मान लीजिए। तो 450 बचे हैं, तो 5 साल बाद फिर कितने हो गए? 500, 950। 950। हाँ यस सर। अब ये बताइए कि आज तक ये प्रक्रिया खत्म हो पाई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई है। और आपको क्या लगता है कि खत्म हो पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो अब अगर हम आपसे कहें कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक दीर्घकालिक बेरोजगारी है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया है, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? ठीक। तो इसका मतलब कि पहला तो आंसर देख लीजिए क्या है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी लाइन सीधी बन रही है, और कहाँ खत्म होगी? जरा खत्म करके दिखाइए। कभी 2020 में जो आप प्रेजेंट में है, 21 में है, तो क्या खत्म हुई है? नहीं। तो ये लाइन कहाँ रोकेंगे आप? तो दीर्घकालिक है सर, पता नहीं। अनंत तक जाने वाली है। अनंत तक जाएगा। अरे अनंत तक ना ले जाइए, मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म तक ले जाइए, ऐसा मत करिए। ठीक। तो अब यहाँ पर ये चीजें हो गई कि यहाँ सीधी लाइन बन रही है। तो अब ये बताइए, यह प्रक्रिया यानी जहां स्ट्रक्चर की कमी होगी, ऐसे देश में संसाधन और जो संरचना है उसकी कमी के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो संसाधनों की कमी किस देश में होती है? विकासशील देशों में होती है। ठीक है। अब संसाधनों की कमी से बेरोजगारी कैसे फैलती है? अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पुरानी वाली मशीन लगा के 10 कपड़ा उत्पादन कर रहा है। ठीक। अब उसी के सामने एक नया व्यक्ति आया जो बाहर से आया, और उसने नई टेक्नोलॉजी लगाई, वो उसने मशीनें लगाई। तो स्थिति क्या हुई कि उसकी फैक्टर कॉस्ट भी तो कम लगेगी, लेबर कॉस्ट भी कम लगेगी, उत्पादन भी ज्यादा करेगी मशीन ने। तो ये बताइए कि जो पहले वाला था वो 10 घंटा में 10 शर्ट बनाता था, अब जो मशीन आई है वो 10 घंटा में 100 शर्ट बना रही है। तो इसका मतलब कि ये जो नया वाला शर्ट है, इसका प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा। तो ये बताइए, आप खरीदेंगे कौन? कम वाला, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट वही है। तो अब ये बताइए, जब आप कम वाला खरीदेंगे तो जो पुरानी वाली मशीन चल रही है उसकी स्थिति क्या होगी? वो रोजगार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी पे आ जाएगा। तो अब ये बताइए कि अगर उसके पास संसाधन होता, संसाधन का मतलब पैसा भी होता, टेक्नोलॉजी भी होती, तो हो सकता है कि इनके बराबर की वो मशीन ले आता। अब इनके बराबर की जब मशीन ले आता, हो सकता है कि इनसे अच्छी ले आता, तो हो सकता है कि वो 10 घंटा में 100 की जगह 120 का उत्पादन करता। तो हम क्या है, उससे भी कम दाम पे बेच सकते थे या बराबर बेचते, टक्कर में रहते। जी सर। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? संसाधन का मतलब रुपया, पैसा, स्किल। ठीक है। इन सारी चीजों की कमी है। तो स्थिति ये आती है कि बाजार में कंपटीशन के कारण, संसाधन की कमी होने के कारण जो कुछ पुराने रोजगार हैं वो नए रोजगार से कंपटीशन न कर पाने के कारण भी बंद हो जाते हैं। और जो बंद हुए हैं तो वहां 10 लोग काम कर रहे थे, वो भी गए कि नहीं गए? बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है। अब वहां पर समस्या ये भी है क्योंकि उनको हाथ से चलाना करघा सिखाया गया था। अब ऐसी भी दिक्कत है कि उनके अंदर योग्यता नहीं है मशीन चलाने की, तो भी तो वो बेरोजगार हैं। जी सर। तो इसका मतलब कि संसाधनों में हम क्या लेंगे? पैसा लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे, स्किल लेंगे, ये सारी चीजें हम लेंगे। तो इसका मतलब इसकी कमी के कारण क्या होता है, एक बेस जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। और स्ट्रक्चरल कमी के कारण, इन संसाधनों संरचनात्मक कमी के कारण ये सारी प्रक्रिया किस देश में हो रही है? विकसित देश में होंगी कि विकासशील देश में?
ठीक है। तो अब आपको हमने टुकड़े टुकड़े में पढ़ाया है क्या कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कहाँ पाई जाएगी? डेवलपिंग नेशन, विकासशील देश में। विकासशील देश में। इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, नेचर क्या होगा? दीर्घकालीन होगा सर। दीर्घकालिक होगा। ठीक है। और यह बेरोजगारी क्यों होती है? क्योंकि उस देश में संसाधन यानी योग्यता, पैसा और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वर्तमान जो कंपटीटर हैं उनसे न लड़ पाने के कारण पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं, और उस उद्योग के बंद हो जाने के कारण वहां कार्य करने वाले लोग और बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी हमेशा कहाँ पाई जाएगी? विकासशील देश में। और उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? लॉन्ग टर्म। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसको लिखिए। लिखिएगा, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी। अंग्रेजी वाले लोग लिख ले पहले। स्ट्रक्चरल का डेफिनेशन है। हाँ, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन। इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी लाइक एज, आप लोग लिखिएगा अंग्रेजी वाले लोग, लाइक एज शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको पॉइंट में लिखिएगा आप लोग। सीमित पूंजी, आप लोग लिखिएगा, अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन, कामा सीमित पूंजी। सर लिखने तो दीजिए, अभी तो स्टार्ट किया है। सर आपने पहले नहीं बोला था, वैसे मत कीजिए। अच्छा ठीक है, लिखिए। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, कैपिटल, मनी एसेट्रा। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन, कामा सीमित पूंजी एवं श्रम के बाहुल्य। श्रम का बाहुल्य का मतलब समझ रहे हैं ना, लेबर पावर ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है। श्रम के बाहुल्य के कारण उत्पन्न होती है। अंग्रेजी वाले लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्कर्स डजंट हैव स्किल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज। वर्कर्स doesn't have skill for new industries। बाहुल्य के कारण उत्पन्न होती है। आगे लिखिएगा, आर्थिक विकास से बाजार प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास से बाजार प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। इस तीव्र प्रतियोगिता से सामना नहीं कर पाने के कारण कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं। और उसके कामगार बेरोजगार हो जाते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आर्थिक विकास से बाजार प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। इस तीव्र प्रतियोगिता का सामना या इस तीव्र प्रतियोगिता से सामना नहीं कर पाने के कारण कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और उनके कामगार बेरोजगार हो जाते हैं।
बेरोजगार हो जाते हैं। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे कंपेयर्ड टू सप्लाई ऑफ लेबर, अगला पॉइंट, कंपेयर्ड टू सप्लाई ऑफ लेबर अवेलेबिलिटी वही है, आप लोगों को पॉइंट में लिखवा रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लेस। अगला पॉइंट लिखेंगे वेयर सर्टेन इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन, वेयर करें, व्हेन सर्टेन इंडस्ट्रीज गो क्लोज डाउन। क्यों? क्योंकि नॉट एबल टू कंपटीशन, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नए आर्थिक विकास के कारण क्या हुआ, उस नई टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो बंद हो जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स थे संरचनात्मक बेरोजगारी में। अब इसके नेचर पे आते हैं, नेचर कैसा होगा? हिंदी वाले लोग नेचर में लिखेंगे प्रवृत्ति दीर्घकालिक, पॉइंट में लिखिए सब, दीर्घकालिक, और अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है सर एक वर्ड पूछना था जरा। हाँ, प्रवृत्ति या प्रकृति? नहीं, इसकी प्रवृत्ति होगी, प्रकृति का मतलब नेचर हो जाएगा जी। तो जो प्रवृत्ति है वो क्या है? देखिए, प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों मतलब एक नेचर के प्रति दिया जाता है कि प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति क्या, किस तरह की है, बिहेवियर क्या हो गया? हाँ, बिहेवियर। हाँ, तो अब इसकी, अब जो भी मानिए, आप लोग समझदार हैं, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म है, इसका नेचर, जो प्रवृत्ति है, नेचर है, ये लॉन्ग टर्म है जी। ठीक है। और कंट्री कौन सी लिखेंगे? डेवलपिंग। दोनों लोग लिख लीजिएगा, किस कंट्री में पाई जाएगी? डेवलपिंग पाई जाएगी, और अब लिख करके इंडिया भी लिख लेंगे, क्योंकि भारत में इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी। हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा अलग अलग बांटते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, आप लोगों के लिए थोड़ा इस पे पेपर निकाल के हम उस पे बना दें। चलिए, अब देखिए, 2 चीजें होंगी इसमें। अब अगर हम संरचनात्मक बेरोजगारी में अगर चलते हैं तो मुद्दा यहाँ ये बनता है कि विकासशील क्यों है। विकासशील अगर हम लेंगे तो अगर हम पूरी तरह से शहर वाले एरिया में होते तो हम शायद विकसित होते। तो विकासशील इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि विकासशील जब हम लेंगे तो गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, इसका मतलब हमारे यहाँ गांव की मात्रा ज्यादा है, और विकासशील देश में भी यही प्रक्रिया है कि जहां पर गांव ज्यादा होंगे उनको क्या है, डेवलप किया जाएगा, तभी तो वो शहर में परिवर्तित होंगे। और जब डेवलप हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान या पूरा विकासशील देश का प्रत्येक गांव डेवलप हो जाएगा, तब तो वो ओवरऑल विकसित हो गया ना। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर जो संरचनात्मक बेरोजगारी है उसे हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी से 2 भागों में बांटने का क्या मतलब है? 2 भागों में बांटने का मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी की जो प्रवृत्ति होती है कुछ अलग हो जाएगी, और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें बेरोजगारी की प्रवृत्ति क्या है, कुछ अलग हो जाएगी। लेकिन जब विकसित देश हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमने बताया कि एक है बेरोजगारी पढ़ेंगे हम, कौन सा? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए हम यहाँ पर क्या बनाए हैं, हम यहाँ पर सीधी लाइन बनाए हैं, ठीक है, वहां पर साइकिल बनेगा, इसका मतलब गोल है। तो अब ये देखिए कि अगर एक जगह से छूट रही है तो जल्दी से आके मिल भी तो जा रही है, तभी तो गोल बन रही है।
ठीक है, तो वहां पे क्या कंडीशन आएगी कि जो विकसित देश हैं वहां पर ज्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएगी वो टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण पाई जाएगी। और जो विकासशील देश हैं यहाँ पर दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी, एक ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी होगी और एक शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी जो होगी वो। और उसका कारण क्या है वो सारी चीजें हम देखते हैं, क्योंकि हमारी आधी जनसंख्या से ऊपर जनसंख्या तो गांव में ही एग्रीकल्चर में ही कार्यशील है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग अब लिखेंगे कि यह संरचनात्मक बेरोजगारी, आगे लिखे, संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्यतः दो भागों में विभाजित की जाती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट can be divided into two parts. Can be divided into two parts. ठीक है, तो पहले तो अब आप लोग एक ग्राफ बना लीजिए। क्या धर्मेंद्र जी जरा वो करिए, आप पीडीएफ वाला जो किए थे उसको तो हम बनाएं। देखिए यहां देखिए, आप यहां पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लिखेंगे ऊपर और इसको दो पार्ट में करेंगे। दो पार्ट में, एक तरफ रूरल और एक तरफ अर्बन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। यस सर, लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी, जो हम ग्रामीण क्षेत्र जिसमें लिखे हैं, इसमें सबसे पहली बेरोजगारी आप लोग लिखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, या हिंदी वाले लोग लिखेंगे मौसमी बेरोजगारी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ग्रामीण में लिखना, शहरी में लिखना सर? ग्रामीण में सीजन के नाते बेरोजगारी का शहर में थोड़ी ना आती है, पानी नहीं बरसेगा तो धान सड़क पे थोड़ी ना होगा। ग्रामीण, हेलो, हाँ जी सर। ग्रामीण। उसके बाद आगे लिखेगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे आप लोग हिंदी में वाले लोग बोलेंगे प्रच्छन्न आबलिक छिपी आबलिक अदृश्य बेरोजगारी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये ग्रामीण वाले में ही लिख रहे हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए ये दो हो जाएगी आपकी ग्रामीण में। और उसके बाद तीसरे में लिखिए, दूसरे में लिखिएगा जो आपका ये वाला पार्ट है, शहर वाला एरिया। शहर वाले में लिखेंगे सबसे पहला एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। और दूसरा लिखेंगे स्किल्ड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे कुशल श्रमिक आबलिक अल्प बेरोजगारी। कुशल श्रमिक आबलिक अल्प बेरोजगारी। हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि दो चीजें हुई, क्या क्या, कि एक जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादातर कहां पाई जाएगी? विकासशील देशों में, जिसकी प्रवृत्ति क्या है? लॉन्ग टर्म है। और यह स्ट्रक्चर की कमी के कारण पाई जाएगी। जो संरचना है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इन सारी चीजों की कमी के कारण पाई जाएंगी। अगर इन सब चीजों की कमी है तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति उस लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पर उसका अगला इन्वेस्टर, अगला कंपटीटर इन्वेस्ट कर रहा है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार हम दो बेरोजगारी बांट सकते हैं, एक शहर में पाई जाने वाली बेरोजगारी और एक ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी। तो शहर जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी फैलती है वो फैलती है कौन सी? मौसमी बेरोजगारी, जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखिए, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको मालूम है कि 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है कि रबी, जायद और खरीफ। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि अगर पानी जब बरसता है, गांव क्षेत्र में कृषि से संबंधित ज्यादा चीजें होती है, जब पानी बरसता है तो हमें लेबर की जरूरत पड़ती है किसके लिए? धान की रोपाई के लिए। ठीक है, लेकिन जब धान की रोपाई हो जाती है जून जुलाई में, तो अब ये बताइए कि रोपाई के बाद भी जरूरत पड़ती है उन लेबरों की? नहीं सर। नहीं। सर। कब पड़ेगी? जब उसमें से क्या है, वो जो घास ओस हो जाती है, थोड़ा सा रोजगार उत्पन्न होता है। जब घास ओस हो जाती है तो वही थोड़े दिन के लिए क्या है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना तो बिल्कुल क्या है, थोड़ा थोड़ा काम मिलेगा। और उसके बाद जब वो कटेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यानी कि स्थिति क्या आ रही है कि ये जब 6 महीने की बात आएगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर जब धान कटने वाला होगा तब फिर बुलाया जाएगा। इसका मतलब कि कितना गैप हो गया? 3-4 महीने का गैप हो गया जो लेबर है गांव के। जी सर। ठीक है, बाकी वो एक्स्ट्रा क्या काम कर रहे हैं उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है। तो अब स्थिति आई कि उसके बाद धान काटना है, धान काटने के बाद उसको घर में रखने के पश्चात क्या है, जायद की फसल बोई जाएगी या गेहूं की फसल बोई जाएगी। तो जब बोई जाएगी तब बुलाया जाएगा, और बोने के बाद कार्यभार करने के बाद जब फिर काटा जाएगा तब बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए कि, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ जून में पानी बरसता तभी हम धान बोते हैं, अगर मान लीजिए जून जुलाई अगस्त सितंबर के बाद भी पानी बरसने लगे तो हम क्या धान नहीं बोएंगे? बोलिए, क्योंकि धान की फसल के लिए क्या चाहिए? पानी नहीं बरसता है, तो पानी नहीं बरसता तो इसलिए हम क्या है, कुछ दूसरी चीज ठंडक पड़ती है तो उसी के हिसाब से। तो आपको लगता है कि परमानेंटली अगर देखा जाए तो ये लोग 12 महीने में कितने दिन रोजगार में? मुश्किल से 2-3 महीना 4 महीना रहेंगे। ठीक है, बाकी टाइम तो ये क्या है, बेरोजगार ही है। अगर मान लीजिए पानी नहीं बरसा तो अब फिर तो इसका मतलब कि धान नहीं होगा, तो धान नहीं बोया जाएगा तो क्या इन्हें बुलाया जाएगा रोजगार के लिए? नहीं सर। नहीं बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब कि डिपेंड करता है कि अगर मौसम हुआ सही, अगर सूखा पड़ गया तो ये तो साल भर पूरा बेरोजगार है। अगर कायदे से पानी ही बरस गया पूरा तरह से बढ़िया से तो धान उन सब बेकार हो गए, यानी घोषित हो जाता कि सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो भी ये बेरोजगार हैं। तो इसका मतलब कि ये इनकी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा किस पे है? मौसम पे है ना। इनके रोजगार की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा मौसम की है। तो इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बेरोजगार जो पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे किस पहले प्रकार के? तो हो गए कौन? जो मौसम के कारण बेरोजगार रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया? लिखवाएं? जी सर। लिखिएगा, मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इट arise in agriculture sector पाई जाती है क्योंकि कृषि में लगभग 7 से 9 महीने का ही श्रम होता है। 7 से 9 महीने का ही श्रम होता है। इस प्रकार वर्ष के शेष महीनों में वह श्रमिक खाली पड़े रहते हैं। It arises in agriculture sector because some occupation
some occupation required workers only during certain part of the year, only during certain part of the year such as agriculture and sugar industries एसेट्रा कर लीजिएगा, एसेट्रा। आप लोग लिख लिए हैं? शेष महीनों में वह श्रमिक खाली पड़े रहते हैं जो मौसम के कारण बेरोजगार होते हैं, जो मौसम के कारण बेरोजगार होते हैं। हो गया? यस सर। जी सर। आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा नीचे, जैसे कृषि क्षेत्र और शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी मिल, चीनी मिल। अब चीनी मिल का जरा एग्जाम्पल लीजिए, सुटेबल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है सर। क्योंकि भाई क्योंकि 6 गन्ने महीने का चलते उत्पादन हैं। होगा, अगर गन्ने का उत्पादन हुआ, मान लीजिए कि लोग 6 महीना अगर मौसम के कारण, क्योंकि पानी चला चला के गन्ना नहीं उत्पादन किया जा सकता है टोटली ना जी। ठीक है, तो क्योंकि गन्ने को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि गन्ने में पानी ही रहता है, बस उसमें शुगर आ जाती है। तो मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए कि साल भर गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो क्या मिल बंद रहेगी? नहीं बंद रहेगी। नहीं सर। ठीक है, और अगर नहीं बंद रहेगी साल भर तो उसमें काम करने वाले वर्कर लोकल के ही तो ज्यादा होते हैं। जी सर। ठीक है, तो वो साल भर काम करेंगे, लेकिन क्या मौसम अलाउ कर रहा है कि साल भर गन्ना का उत्पादन हो पाएगा? नहीं सर। नहीं सर। तो इसका मतलब कि साल भर में वो कुछ है टाइम चलेगी और बाकी जितना टाइम चलेगी उतना टाइम रोजगार में रहेंगे। अगर मान लीजिए मौसम गड़बड़ हो गया, अब फिर गन्ना किसी ने नहीं बोया, तो अब सोचिए कि वो तो साल भर खाली हो गए ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं जो मौसमी बेरोजगारी है। अब अगला आप लिखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरी जो हेडिंग है, अंग्रेजी वाले लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लिखेंगे। प्रच्छन्न या छिपी या अदृश्य बेरोजगारी। कुछ लोग गांव से भी बिलोंग करते हैं कि नहीं? गांव का नजारा देखे हैं? यस सर। अब ये बताइए कि हमारे गांव में जब स्थिति यही देखते हैं कि ये मान लीजिए कि 1 बीघे का एक प्लाट है। अब 1 बीघे का अगर प्लाट है तो उसमें 10 बोरा गेहूं पैदा होता है। कितना पैदा होता है? 10 बोरा। और उसमें एक टाइम ये था कि केवल ए पानी चला रहा था, तो जब ए पानी चला रहा था तो याद करिए कितना उत्पादन हुआ था? 10 बोरा। 10 बोरा। अब उसमें ए बी सी और डी चारों आ गए हैं, ये बताइए उत्पादन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, 10 बोरा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा बताइए, देखिए हम 3 वर्ड लिखवाए हैं उसमें। एक तो प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का मतलब भटकाना, ठीक। अच्छा जी सर। और दूसरा वर्ड लिखे हैं आप लोग छिपी। जी सर। तीसरा वर्ड लिखे हैं अदृश्य। अब ये बताइए कि ये चारों लोग पानी चला रहे हैं, हकीकत में बताइए क्या इन लोगों की आवश्यकता है वहां? नहीं है सर। ठीक है, तो अब ये बताइए इसमें रोजगार में कौन है? केवल एक ही व्यक्ति। नहीं, ये जरूरी बाकी नहीं। तो है ही नहीं। नहीं, आप अब ये बताइए जरा कि इसमें ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, तो इसमें बताइए बेरोजगार कौन है? तीनों। कौन तीनों? जरा कंफर्म करके बताइए। कोई भी नहीं है। कोई ना बेरोजगार है सर, ना ही कोई रोजगार में है। नहीं, तो इसमें से एक तो रोजगार में होगा, क्योंकि एक के द्वारा किया जाएगा उत्पादन। जितना आउटपुट कितना आ रहा है? 10 बोरा।
10 बोरा। लेकिन अभी तो उत्पादन जिसका तीनों के खेत द्वारा है, किए जा रहे हैं ना यहाँ पे। जिसका खेत है वो रोजगार में है। अरे भाई सुनिए, जब ए पानी चलाया तो 10 बोरा हुआ, मान लीजिए अगले साल बी केवल चलाया तब भी 10 बोरा हुआ, सी चलाया तब भी 10 बोरा हुआ और डी चलाया तब भी 10 बोरा, अब की चारों चला रहे हैं। तो अब हम यहाँ पूछने का हमारा अभिप्राय ये है कि ये बताइए कि इसमें से किसके द्वारा की गई मेहनत का आउटपुट है 10 बोरा? सर देखा जाए तो चारों तीन लोग बी चारों सी के। डी नहीं होंगे सर मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लोग की तो नीड ही नहीं थी ना। एक अच्छा, केवल एक व्यक्ति भी अगर काम करता तो हो जाता। तो जो हम बी यही सी और डी जो आए हैं वो तो एक्स्ट्रा में है, इसलिए वो अदृश्य है। लगने को लग रहा है कि उन लोग भी काम कर रहे हैं, बट अगर उन हाँ लोग काम नहीं भी करते तो वो हाँ तो उत्पादन तो हो ही जाता। इसके लिए हाँ, मेरे हिसाब से बी सी और डी को जो है वो बेरोजगार में गिना जाएगा, क्योंकि केवल एक व्यक्ति की नीड थी। क्योंकि अच्छा, आपके एग्जाम्पल के हिसाब से एक किसान के 4 बेटे अगर मैं ले लूं, हाँ तो एक जो क्या कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसे 10 बोरा उत्पादन हो रहा है, बाकी 3 भी उसी के साथ जाके लग गए, तो भाई हाँ उनकी तो नीड थी ही नहीं। हाँ। लेकिन ये भी ऐसा बताइए ना कि अब चारों में काम तो बट गया है, ठीक है, लेकिन वो जो आउटपुट हो रहा है वो एक ही व्यक्ति का काम है। इसका मतलब कि हमें कंफर्म ही नहीं है किसके द्वारा किया गया है उत्पादन, लेकिन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है। अगर हम अगर हम चारों को मिलाएं तो इसका मतलब कि उसका जो कौन है भाई, क्या अल्लाह कर रहे हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो किया गया है, उत्पादन किया गया है, कि ये चारों में कंफर्म नहीं हो सकता है कि कौन किया है, क्योंकि ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है और डी भी कर रहा है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही व्यक्ति का वर्क तो जोड़ा जाएगा ना 10 बोरा। जी सर। तो हम नहीं जान सकते हैं कि इसमें कौन बेरोजगार है, कौन बेरोजगार है, ABCD में कौन बेरोजगार है, हाँ जी सर, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। और ये चारों लोगों के द्वारा किया गया आउटपुट अगर एको बोरा एक्स्ट्रा होता तब तो मान लीजिए कि कोई थोड़ा बहुत रोजगार में होता, लेकिन पैदा तो हो रहा है चारों के करने के बाद कितना, 10 बोरा। वही सेम 10 ही बोरा है। तो इसका मतलब कि ये लोग भटका रहे हैं कि नहीं भटका रहे हैं। यस सर। तो देखिए पहला वर्ड जो आपका लिखे हैं प्रच्छन्न, डिस्गाइज्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड है छिपी। छिपी का मतलब क्या कि ये बताइए इसमें बेरोजगार कौन है, ये भी तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि दिखने में तो चारों लग रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में काम एक का है और बाकी 3 बेरोजगार हैं, लेकिन किसका काम है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं हम, ठीक है। और कौन 3 बेरोजगार हैं ये भी तो नहीं जान पा रहे हैं हम ना। तो यहां पर क्या हुआ, छिपी हुई बेरोजगारी। और छिपी को ही दूसरे वर्ड में अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है क्या, अदृश्य, यानी इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने देखा कि कहा इसमें अब फाइनली जो सिद्धांतिक डिफिनीशन आती है कि कहा जाता है कि जब कुछ लोगों के अतिरिक्त जो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता है वो 0 होती है, यानी कि एक व्यक्ति या कुछ लोगों के अतिरिक्त एक के अलावा जो बाकी तीनों काम कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा कोई एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या कि उनकी उत्पादकता 0 है। अर्थात इसमें व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र से हटाने पर भी क्या कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं सर, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है कि यानी दिखने में तो लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया आउटपुट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, 0। ठीक है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न या छिपी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। आपके सामने ऑप्शन प्रच्छन्न का ही ज्यादातर रहेगा, या तो संरचनात्मक बेरोजगारी का ऑप्शन देगा या तो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का ऑप्शन देगा। तो क्लियर हो गया। अब इसमें लिखिएगा, इसी क्षेत्र में पाई जाने वाली यह बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है, it is a situation in which more person are employed। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली यह बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जब कुछ लोगों के अतिरिक्त
जब कुछ लोगों के अतिरिक्त, it is a situation in which more person are employed to do a job which can be with equal efficiency, with equal efficiency by a less number of workers, यह उस स्थिति को दर्शाती है जब कुछ लोगों के अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सीमांत उत्पादकता क्या होगी? शून्य होती है। अर्थात इसमें व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र से हटाने के बाद भी, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अंग्रेजी वाले लोग भी लिख चुके होंगे ना, लेस नंबर ऑफ वर्कर्स। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोग और लिख लीजिएगा नीचे। फीचर्स ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आर ठीक है, डैश करके लिखिएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, that's why it is not possible to identify the person who is actually employed, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन है। अब आते हैं हम लोग अगली बेरोजगारी पे। लिखिएगा स्किल्ड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम लोग आएंगे शहर में। स्किल्ड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे शहर में तो ज्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ही लिया जाता है। स्किल्ड लेबर कहीं भी पाए जा सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल स्किल्ड होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल स्किल्ड होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सीधा साधा वर्ड ध्यान रखिए कि अगर आप पीएचडी किए हैं, आपको क्लर्क वाली नौकरी मिली है, तो आप समझते हैं कि आप आउटपुट 100% क्या है, नहीं देंगे। तो इसका मतलब कि आप रोजगार में होते हुए भी क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्किल्ड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट या कुशल श्रमिक या अल्प बेरोजगारी। लिखिएगा इसमें, बेरोजगारी की ऐसी स्थिति, इट इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब। बेरोजगारी की ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिकों को कार्य तो मिलता है। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज एम्प्लॉयड in a job comma which is not commensurate COMMENSURATE, COMMENSURATE
ENSURAT, RATE, commensurate with his qualification, comma, skill and experience। श्रमिकों को कार्य तो मिलता है परंतु उत्पादन में उनका कुछ अंशों तक ही योगदान होता है। जिसमें श्रमिकों को कार्य तो मिलता है परंतु उत्पादन में उनका कुछ अंशों तक ही योगदान होता है। अर्थात उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। अर्थात उन्हें उनकी कार्य क्षमता या उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, या फिर वे एक वर्ष में कुछ महीने कार्य नहीं कर पाते हैं, या वे एक वर्ष में कुछ महीने कार्य नहीं कर पाते हैं। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे अंडर दिस कंडीशन कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्कर are utilized to the ये बताइए मैक्सिमम लेवल होगा कि ऑप्टिमम लेवल होगा? ऑप्टिमम। हाँ, ऑप्टिमम लेवल, यूटिलाइज टू द ऑप्टिमम लेवल। हिंदी वाले लोग कंप्लीट कर लिए हैं? ठीक है। या तो वो कुछ वर्ष में काम नहीं कर पाते। अब यहाँ पर कौन आएगा? पहला तो एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया कि उसकी स्किल के हिसाब से, तो इसका मतलब पीएचडी वाला आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसमें हायर एजुकेटेड व्यक्ति आएगा। ठीक है। ये बताइए संविदा वाले को भी यहाँ ले लें? कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल आप रख लीजिएगा क्योंकि उसकी भी स्थिति यही है। कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया, और सर होमगार्ड हो गया जिसको 6 महीने। भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? संविदा तो वही बोले हैं। अब जैसे शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी, सरकारी होने के बावजूद फिर बैठा दिया गया, टीचर बन गए थे तो वो सही बैठाला गया सर। नहीं तो अब देखिए वहां वो संविधान वाली बात मत करिए, बैठाला नहीं, संविधान नहीं सर, वो भी तो उनकी वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए थे ना। नहीं तो ये भी तो ध्यान रखिए कि उनकी गलती क्या है कि शासन ने क्यों ऐसा निर्णय लिया। गलती किसकी है? शासन के पीछे पड़ना चाहिए लट्ठे लेके उनको, जिसने उनको बनाया उसका घर घेरे जाके, उससे मांगे अब तनख्वाह। वही दिक्कत है, शासन ने खुद गलत किया था कि जब आगे के क्वालिफिकेशन के लोग बैठे हुए हैं तो उसके नीचे वाले क्वालिफिकेशन को परमानेंट करने की क्या जरूरत थी? ये प्रावधान में तो है ही नहीं। नियम कानून की सब धज्जियां बिगाड़ देते हैं। तो क्या अखिलेश यादव आए हैं तो स्टेटमेंट दे के गए हैं कि अगली बार हमारी सरकार आएगी तो जितने लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सबको हम दौड़ा के भर्ती कर लेंगे। पढ़ने वाले बेवकूफ हैं 2 साल से जो पढ़ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी देना तो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता भी वही समझती है, तो क्या किया जाए? तो समस्या है कई ने। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट और हाई स्किल्ड वाले व्यक्ति को भी ले सकते हैं। अब आते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षित बेरोजगारी। इसको तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते ही होंगे। शिक्षित बेरोजगारी में लिखेंगे शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं, शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज who are normally educated,
शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी मात्रा में संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी कार्य करने की क्षमता दूसरे श्रमिकों से अधिक होती है। It refers to unemployment of those who are normally educated. आप लोग इसमें लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, हिंदी वाले लोग लिख लिए हैं, इसकी कार्य करने की क्षमता दूसरे श्रमिकों से अधिक होती है। आगे बोले। यस सर। उसमें लिखेगा इनमें कुछ अल्प रोजगार तथा कुछ खुले रोजगार की स्थिति में होते हैं। इनमें कुछ अल्प रोजगार तथा कुछ खुले रोजगार की स्थिति में होते हैं, कुछ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और लिख लीजिएगा सामान्यतः भारत में खुली बेरोजगारी ही सबसे अत्यधिक पाई जाती है। अंग्रेजी वाले लोग भी इसको लिख लें, सामान्यतः भारत में खुली बेरोजगारी ही अत्यधिक पाई जाती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि प्रछन्न वाली सबसे अधिक है। जी सर, प्रछन्न बता रहे थे भी आप। अरे भाई ओवरऑल जो प्रछन्न की बात कहाँ हम किए थे, कृषि क्षेत्र में किए थे ना, हमने इसीलिए अलग अलग कर दिया था ना, प्रछन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। शिक्षित बेरोजगार आप कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं वो तो है ना, आपने एक वर्ड लगा दिया सामान्यता, तो उसमें हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। नहीं वो सामान्यतः, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कि हम लोग सबसे ज्यादा इस समय जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं इसमें क्या है, सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार ही तो भारत में पाए जा रहे हैं। शहर की बात इसलिए हमने डिवाइड कर दिया था। अगर वो वहां पूछता है, क्योंकि हमने ऑप्शन दिया था कि भारत में बेरोजगारी पाई जाती है, तो या आपके पास क्या होगा, दो ऑप्शन होगा, या तो स्ट्रक्चरल पूछ देगा, आंसर होगा या तो स्ट्रक्चरल, ठीक है, या तो प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है। और प्रछन्न बेरोजगारी हमने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि केवल गांव में ही पाई जाएगी, उसका रूप क्या है, शहर में भी देखा जा सकता है, लेकिन जो बहुत बड़े स्तर पे पाई जाएगी वो गांव में ही ज्यादातर प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन जो शहर की अपेक्षा अगर शहर की बात करेंगे तो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, इसमें जो है ये लगभग इसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे हम लोग देखिए, अगर कभी एक जगह इकट्ठा होते हैं चाय पीने, तो आपको लगता नहीं है कि उसमें 90% बेरोजगार हैं। जब हम लोग कोचिंग पढ़ के निकलते हैं, तो जब हम लोग इकट्ठा होते हैं लखनऊ कपूरथला पे, तो यहाँ एक चाय की दुकान है, तो वहां सब इकट्ठा होते, बड़े शान से सब लोग बात करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं है कि हम रोजगार में हैं। तो मतलब ये स्थिति आती है कि हर गली हर मोहल्ले में बेरोजगारों की स्थिति यहाँ पाई जाएगी। जो शिक्षित बेरोजगारी की जो प्रकार है उसका बड़ा विभत्स रूप भारत में बढ़ गया। तो इसलिए जो भारत में अधिकतर सामान्यतः जो शहरी व्यवस्था में पाई जाएगी वो क्या है, शिक्षित बेरोजगारी ही पाई जाएगी। इसे हमने कहा था कि इसे एक दूसरा नाम दिया जाएगा, खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी का मतलब क्या कि शिक्षित बेरोजगारी से ही संबंधित आएगी, प्रछन्न बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी में नहीं है। तो दोनों का आंसर अलग अलग हिसाब से दिया जा सकता है। अब बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है,
टाइम भी हो गया क्या आप लोगों का? रुकेंगे कि आगे बढ़ा जाए कुछ? इसमें सर वो वाला उदाहरण आ सकता है जो भी आपने लिया, शिक्षा मित्र और प्रशिक्षित। नहीं, शिक्षा मित्र तो नहीं, देखिए कोई जरूरी नहीं। शिक्षा मित्र खाली उत्तर प्रदेश में वाली बात मुद्दा आती है। नहीं, यूपी की ही अगर उसमें बात करके देखें तो प्रशिक्षित बीएड किए हुए और टीटी क्वालिफाइड टीटेट किए हुए लोग बैठे हुए थे, और इन लोगों को रख दिया गया, वो भी बिना टीटी क्वालिफिकेशन के। हाँ, तो अगर उसका रूप देखना चाहेंगे तो ये लोग आ जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर हम ये भी तो लें कि बीएड वाले, बीटीसी वाले और एमएड वाले बेरोजगार हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या उनकी है। ये जो एक पार्ट था, एक कुनबा था इनका, ये एक किनारे वाले दायरे में आते हैं। ओवरऑल अगर भारत में देखा जाए तो हम बीएड की बात नहीं कर देंगे, हम ओवरऑल एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तो हम हर ट्रेड में ही तो बेरोजगार हैं। सर इंजीनियर्स देखिए ना सर, फिर इसके लिए तो अरे भाई, हमने कहा सब लोग अभी अपना दुख दर्द बोलेंगे, इसीलिए हमने कह दिया है कि शिक्षित हैं आप भी, सबके दुख दर्द हम समझ रहे हैं। देखिए, कोई शिक्षा मित्र बोलेगा, कोई इंजीनियर बोलेगा। अब हम भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं, हम भी नहीं, अभी स्थिति क्या है, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, तो ये लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। तो शिक्षित है तो इसका मतलब कि एकदम ओपन है 90% लोग स्थिति, इसी स्थिति में। तो अब 90% लोग हैं तो इसका मतलब क्या है कि खुला, ओपन, शर्म वरम नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता ग्रुप में जितने लोग खड़े हैं कि हम रोजगार में हैं। सब हैं क्या? सब बिंदास बोल रहे हैं। लेकिन अगर 90% लोग रोजगार में होते और 10% वहां खड़े होते तो वो ओपन नहीं होती, क्योंकि वो कहेंगे नहीं, कहेंगे क्या कि यार क्या पढ़ रहे हैं, सब लोग हो गए, इसका मतलब कि हम लोग कमजोर हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर आती है। तो आप अलग अलग चीजें तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में, चक्रीय बेरोजगारी में। ठीक है, तो ये चक्रीय बेरोजगारी अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो रुकिए, नहीं तो फिर बताइए, फिर इसको क्लोज किया जाए, फिर कल देखा जाएगा। करा दीजिए सर। ठीक है, तो चलिए ठीक है। विकसित देशों में बेरोजगारी हेडिंग डालिए। इसमें लिखिएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में, यह बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। इट इज अराइज्ड इन डेवलप्ड कंट्री मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। इट इज रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल। यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। इट इज रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है? रिसेशन ग्रोथ ही है। तो रिसेशन ग्रोथ, इसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई पे ही तो सब कुछ चलता है। अगर किसी चीज की डिमांड हो रही है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। अब आप लोग लिखिएगा, यह बेरोजगारी, उसी में यह बेरोजगारी लघुकालिक टेम्परेरी, हिंदी क्या होगी? अल्पकालिक, अस्थायी। अस्थायी। यह बेरोजगारी लघुकालिक तथा अस्थायी होती है। यह बेरोजगारी अल्पकालिक तथा अस्थायी होती है। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज शॉर्ट टर्म एंड टेम्पोररी टाइप। शॉर्ट टर्म एंड टेम्पोररी टाइप्स। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये विकसित देशों में पाई जाएगी, और यह क्या है? बहुत छोटे समय के लिए होती है। क्योंकि आप देखिए, अगर इसको देखेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चरल में लाइन बना रहे थे, लेकिन यहाँ क्या बनाएंगे? हम गोला बनाएंगे ना, एक सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल बनाएंगे, जहां से बनाएंगे वहां आके हम खुद मिला ले रहे हैं कि नहीं मिला ले रहे हैं? जी। तो इसका मतलब जहां से छूटा है उसके बाद पीछे आके फिर मिल जा रहे हैं, लेकिन लाइन में नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ये शॉर्ट टर्म है, और छूट रही है, फिर आके उसी बिंदु पर मिल जा रही है। इसका मतलब गोला पूरा हो जा रहा है, घूम रहे हैं उसी में। तो इसका मतलब जब कभी डिमांड अधिक होगी
या डिमांड में कमी आएगी। तो जब डिमांड में कमी आएगी तो इसका मतलब कि प्रोडक्शन कम कर दिया जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन कम कर देगा, तो जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब कि एम्प्लॉइयों की भी तो कमी हो जाएगी, क्योंकि जो अच्छे वहां पे वर्कर होंगे उनको क्या करेगा एंटरप्रेन्योर, जो फैक्ट्री का मालिक है वो रोक लेगा, और बाकी सब लोगों की कहा जाता है कि छटनी हो रही है। ठीक है, तो यानी बाकी जो लोग हैं वो क्या हो गए, वो किनारे हो गए, तो इसका मतलब कि उनकी बेरोजगारी आई। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, देखिए पहला रीजन तो ये हो सकता है कि ये क्या है कि मांग में कमी होने के साथ ये उत्पन्न हो जाएगी। और मांग में कमी क्यों होगी, रीजन उसका है, जैसे देखिए कोरोना आ गया तो मांग में कमी हो सकती है ना, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि कुछ लोगों की कभी कभी सेविंग करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे शादी विवाह, इन सारी चीजों में अगर देखा जाए, और कुछ लोग पैसा बचाने की प्रवृत्ति कभी कभी रख लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि शादी विवाह के करने से पहले आदमी अपना खर्चा क्या कर देता है, कम कर देता है कि 2-3 साल में हम इतना बचा लेंगे तो हमको अपनी लड़की या लड़के की शादी करनी है, तो वो उसके जैसा कम से कम 20 करोड़ व्यक्ति बचा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं डिमांड पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उस 20 करोड़ का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 20 करोड़ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख लोग नौकरी से हाथ धो देंगे कि नहीं धो देंगे। ठीक है, 20 करोड़ की न मांगने के कारण 2 लाख धो देंगे, हाथ चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि मांग में कमी आने के कारण यह उत्पन्न होती है। लेकिन जब वो अपने लड़के की शादी या लड़की की शादी कर लेंगे तो धीरे धीरे वो फिर अब रिलैक्स मूड में आ जाएंगे कि अब हम फ्री हो गए हैं, तो धीरे धीरे वो अपने खर्चे को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब कि धीरे धीरे डिमांड फिर जनरेट होगी, और जब डिमांड जनरेट होगी तो 20 करोड़ लोग फिर से डिमांड करने लगे, तो 10 लाख जो बैठाए गए थे उनको पुनः क्या है, लाके जॉब पे रख दिया गया। तो इसका मतलब कि देखिए कि यहां पर क्या होता है कि कुछ देर के लिए उत्पन्न होती है, और ये क्या है, अल्पकालिक होती है। यानी स्थिति क्या है कि यह परमानेंटली नहीं होती है, कुछ दिन के लिए हटाए गए और कुछ दिन के लिए बुला लिए गए। दूसरा एग्जांपल देखिए, टेक्नोलॉजिकल चेंज। अभी बैंक में काम करने वाला व्यक्ति रजिस्टर पे काम कर रहा था, ओवर डेवलपमेंट के कारण भी बेरोजगारी आती है। अभी बैंक में काम करने वाला क्लर्क क्या कर रहा था, अभी कर रहा था पेन से वर्क, अब कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर जब आ गया तो आपको ये भी मालूम है कि जो प्राइवेट सेक्टर जहां जब डेवलप है, जहां लिबरल इकोनॉमी है, वहां पर ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ही है। तो स्थिति क्या होगी कि उसे कंप्यूटर, टैली और जो भी MS एक्सेल सीखने के लिए कुछ दिन के लिए बेरोजगार होना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक सीख नहीं लेगा तब तक फिर उसको क्या है, जाके सीखना पड़ेगा। यानी ये बेरोजगारी की स्थिति क्या है, ये 1 दिन से लेकर और 30 दिन तक भी हो सकती है। हो सकता है कि 15 दिन में चलाना सीख ले तो आके ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, हो सकता है कि ओवर डेवलपमेंट के कारण भी उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अजय को इस कंपनी में सैलरी अच्छी मिल रही है, 30,000, 35,000, 50,000 जो भी मिल रहा, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है, क्योंकि ये भी तो ध्यान रखिए कि ये विकसित देश है। अब ये पता चले कि बगल वाला ऑफर कर दिया है आज रात में अजय को कि एक काम करिए, आप हमारे यहाँ आके ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको 70,000 देंगे, तो हो सकता है कि अजय कल रिजाइन करके सुबह जाके ज्वाइन कर दें। 1 घंटा में भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, ठीक, 1 दिन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, 30 दिन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में है, 1 घंटा में भी ये ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है कि 2-4 दिन बाद ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो कि यहाँ से रिजाइन नहीं मिल रहा हो, उन्होंने कहा कि 15 दिन का हमको ग्रेस पीरियड चाहिए, तो हम उसके बाद ज्वाइन करा देंगे। तो इसका मतलब कि देखिए कि इनका मैक्सिमम कितना दिन जाएगा, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चक्रीय बेरोजगारी है यह मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाएगी और यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। अब यहाँ पर हिंदी वाले लोग लिखेंगे कि यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है, यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे इट इज एसोसिएटेड विद अ जनरल डिप्रेशन इन द ओवरऑल इकोनॉमी। यह व्यापार के उस चक्र में चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी आ जाती है।
जब व्यापार क्षेत्र में मंदी आ जाती है। इट इज एसोसिएटेड with a general depression in the overall economy आगे लिखिए it occurs due to economic cycle of boom का मतलब समझ रहे हैं ना, ज्यादा उत्पादन, boom and depression। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह व्यापार के उस चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी आ जाती है। तो मंदी आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड की कमी हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है, और उसके बाद मंदी आ जाती है, अर्थात मांग में कमी आने से यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अर्थात मांग में कमी आने से यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है तथा मांग में वृद्धि होने के साथ समाप्त हो जाती है। तथा मांग में वृद्धि होने के साथ समाप्त हो जाती है। आप लोग लिखे हैं कहां तक, डिप्रेशन तक? यस सर। आगे लिखिएगा ड्यूरिंग डिप्रेशन डिमांड फॉल्स। ड्यूरिंग डिप्रेशन डिमांड फॉल्स and production goes down which leads to fall in the level of unemployment। हिंदी वाले लोग कंप्लीट हो गया? जी सर। कारण आपको बता दीजिए प्लीज। कहाँ से? मांग में कमी आने के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है तथा मांग में, कहाँ तक लिखी हैं आप सर? तथा मांग में वृद्धि होने के कारण, मांग में देखिए, मांग में कमी आने के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है तथा मांग में वृद्धि के साथ ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। मांग में वृद्धि के साथ ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि डिमांड जब बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो बेरोजगार हैं उनको तुरंत काम पे बुला लिया जाता है। और इसी में दूसरा भी लिख लीजिएगा, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं तकनीकी बेरोजगारी। बोले इसी के पार्ट है सर ये। हाँ, इसी का पार्ट है, क्योंकि दो कारण होता है। हमने कहा ना कि या तो ओवर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ओवर डेवलपमेंट में क्या होगा, आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी करेंगे जी, ठीक है। और ओवर डेवलपमेंट होता है तो इसका मतलब कि टेक्नोलॉजिकल चेंज कारण होता है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और कभी कभी आप देखते हैं कि ओवर डेवलपमेंट भी क्या है, खतरनाक स्थिति में पहुंचा देता है। तो यहाँ पर ओवर डेवलपमेंट के कारण भी होता है। यहाँ पे इसको लिखेंगे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट या तकनीकी बेरोजगारी। लिखिएगा यह बेरोजगारी विकास से संबंधित है। इट इज एसोसिएटेड विद द टेक्निकल चेंजेस। यह बेरोजगारी विकास से संबंधित है it is associated with technical changes, modern industries are capital intensive. Modern industries are capital intensive and workers are being replaced by machine. यह बेरोजगारी विकास से संबंधित है। विकास के फलस्वरूप, आगे लिखिएगा, विकास के फलस्वरूप नई तकनीकी आ जाने के कारण
नई तकनीकी आ जाने के कारण व्यक्तियों की जगह मशीनों का कार्य करना या नए कामकाज के योग्य बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। ठीक है। अब इस प्रशिक्षण के दौरान क्या होगा? व्यक्ति बेरोजगार ही तो होगा। ठीक है। प्राप्त करना होता है। तब तक वे व्यक्ति काम के बिना ही रहते हैं। अंग्रेजी वाले लोग उसी में एक लाइन और बढ़ा लेंगे, मशीन के बाद लिखेंगे एडाप्टेशन ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज renders some workers unemployed। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो? हाँ बोलिए। जैसे इसमें ये लाइन है ना कि नए कामकाज के योग बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। जब तक भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते, काम के बिना ही रहते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कोई टेक्नोलॉजी कोई नई आ रही है, उसको तनख्वाह मिल रही है बराबर, और उस तनख्वाह मिलते समय उससे काम ना कराते उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इसको बेरोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि पैसा तो उसको मिल रहा है। नहीं, आप देखिए, जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको पूरी तनख्वाह मिलती है। जी सर। मिलती है। तो अब ये बताइए कि जैसे जब टेक्नोलॉजिकल, तो भारत की बात मत करिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की हम डिफिनेशन शुरू से कहे हैं कि ना लेके चलिए। ना सरकारी नहीं, हम एक कंपनी की ही बात कर ले रहे हैं। हाँ, तो कंपनी की जो पॉलिसी होगी उसमें जानते हैं क्या है कि जैसे मान लीजिए कि उसमें अगर पूरी सैलरी आपको नहीं दी जाएगी, जैसे मान लीजिए कि 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग थी, ठीक है, 15 दिन की जो ट्रेनिंग है, प्रावधान यही है कि जो आप काम करते समय जितनी सैलरी पाते हैं, यही कहा जाता है ना कि ट्रेनिंग में वो पूरी चीजें नहीं मिल पाएंगी आपको। तो कहीं ना कहीं हमने थोड़ी ना कहा, हमने कहा कि ये क्या है, कुछ समय के लिए बेरोजगार हैं। इसमें ये श्रेणी के लोग भी आ जाएंगे जो टेक्निकल चेंजेस कर रहे हैं, यानी जो वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि वो 10 दिन में कंप्लीट कर लें, लेकिन हम उन ट्रेनर को भी लेके आएंगे, क्योंकि पूरी सैलरी जो वर्क के समय मिलती है, ट्रेनिंग में वो पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कि कुछ हद तक वो भी बेरोजगार रहेंगे। दूसरी चीज आप देखिए कि ओवर डेवलपमेंट के कारण की स्थिति क्या है। अब जहां पर बैंक में 4 कर्मचारी पैसा जमा करने बैठते थे, अब तो एक मशीन 4 लोगों का काम कर रही है कि नहीं कर रही? वो जमा भी कर रही है। पहले निकालने के लिए लाइन लगा रहता था तो 1 से 2 जनरेट होता था रोजगार, लेकिन अब नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मशीनों ने क्या किया, वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया। और कहीं कहीं ये हुआ कि टेक्नोलॉजी ज्यादा बड़ी आ गई है, जिसके कारण अब उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो उस प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय अगर वो बेरोजगार हो जाते हैं तो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर होंगे भी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही, कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। इसमें स्थिति आती है कि 1 घंटा से लेकर 30 दिन तक इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हर चीज को हम छोटी छोटी लें तो हम सामान्यतः एक बड़े पहलू पे अगर इसको लें तो ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री में होगा। और सरकारी भी आ सकते हैं, जो ट्रेनिंग में आएंगे उनको भी तो हम ले लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से हमें नहीं लगता है कि आप जो पढ़ाते वक्त सैलरी पा रहे हैं वो ट्रेनिंग में पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है ना। वहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी।
तो वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका बेरोजगारी का जो पूरा चैप्टर था ये हम लोगों ने देख लिया। अब इससे जो रिलेटेड जो डेटा होगा उसका डेटा हम लोग बजट में भी देखेंगे। अब कल ये बताइए, कल सोच रहे हैं, ये बताइए 2 घंटे का टाइम कब है आप लोगों को, क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बजट पढ़ाना है। किसी को जी सर, अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो 14 के बाद ही रखिए ना प्लीज। अब 14 के बाद? हाँ जी सर, क्योंकि मेरा 14 फरवरी को एग्जाम है। 14 फरवरी को एग्जाम है सर। एग्जाम नहीं ठीक है। तो 14 फरवरी इकोनॉमिक्स का नहीं ना है? एग्जाम है सर, तो एग्जाम हम लोग पुराना CGPSC का एग्जाम है ना सर। नहीं ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं ना है अभी सर? तो उसमें तो इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट पुराना पढ़े हैं, अभी डाटा याद किए हैं, फिर आप दूसरा बताओगे तो सब मिक्स हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो आपको उसमें क्या पुराना ही आएगा क्या? रिवाइज हो जाएगा गुप्ता जी। अरे नहीं ना रितुल भैया, अभी तो न्यू बजट पढ़ाएंगे ना सर, जो अभी पास आउट हुआ है, और हम लोग को पुराना ही पढ़ना है, क्योंकि पेपर एक तारीख को बजट है, तो पेपर में 14 दिन पहले का थोड़ी ना देगा। अच्छा ठीक है। तो भाई वो अलग की बात है, उसके लिए नहीं। तो 14 के बाद हम बजट रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सब एग्री हो तो सर प्लीज। नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोकतंत्र है, आपके सब लोग मित्र हैं। ठीक है, सारे लोग एग्री हैं? यस सर। चलिए ठीक है, हम लोग भी 14 फरवरी के बाद ही कुछ करते हैं नया। ठीक है, तो कल आप भी कहीं जा रहे हो सर 14 फरवरी को? हम कहीं नहीं जाएंगे भाई। लगा तो ऐसा ही कहीं जा रहे हैं। क्या आ जाओ सर? नहीं यार, अभी तक ये काम तो आज तक हम भी नहीं किए हैं। नहीं तो इस बार कर लो, दिक्कत सही सर। नहीं यार, 14 फरवरी वाली हमारे पास ऑलरेडी है। शादी हो चुकी है सर की, मतलब। ठीक है, अभी मेरी शादी 1 साल हुई है। मेरी बीवी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। अरे तो गुरु माता के साथ। ठीक है, अब 15 अगस्त बन जाएगा। ठीक है, तो अब मुद्दा ये, तो अब 14 फरवरी वाली कोई बातें नहीं आएगी उसमें, हम क्या करें बताइए? अब हम बच के रहना पड़ेगा। नहीं, बच के रहना क्या पड़ेगा सर? मैडम को लेके कहीं चले जाइए। नहीं, मैडम जी को कल भेज दिए हैं घर, छोटे वाले भाई की शादी है तो इसलिए हम नहीं जा पा रहे थे। हमने कहा सबसे बड़े हम ही हैं घर के। ठीक है, तो हमने कहा कि माता जी के पास भेज देने, क्योंकि अभी 6 महीना हो गया गए ना, उसका भी पेपर लगा, अभी मेंस दी है PCS का, क्या ऑलरेडी वो फिजिकल की भी तैयारी कर रही है। तो मेन चीज ये है ना कि थोड़ा पढ़ाई भी है, तो अब यहीं रहते हैं। तो अब हमने कल भेज दिया घर। हमने कहा कि एक काम करो, 10 दिन के लिए घर जाओ, क्योंकि मम्मी 4 दिन से फोन कर रही है। तो हमने कहा आप घर पे जाओ, क्योंकि अब कांटा थोड़ा सा पारा गड़बड़ा रहा है माता जी। तो 10 दिन तुम निपटा के आओ, उसके बाद तब हम जाते हैं, तब पापा के साथ हम मार्केटिंग दूसरी करेंगे। क्योंकि अभी सर की चिल्लाई पड़ने वाली थी, तो आगे कर दिया, गुरु माता को डाल आगे कर दी। नहीं, उसका पेपर हो गया, बच गए। उसका पेपर हो गया, अब वो घर पहुंच जाएगी। कम से कम ये रहेगा ना कि हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत कम हो जाएगी, चाहे हम पहुंचे चाहे वो पहुंचे, बात तो बराबर है। मालूम है शादी होने के बाद क्या है, मम्मी को बहू चाहिए, बेटा तो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। जी सर। ठीक है, तो सारा अब लेडीज वाला जो कार्यभार है, सामान वामान खरीदना है, तो सब वही सब जाएंगे, तो इसलिए हमने भेज दिया। तो अब 14 फरवरी हमारा, तो अब देखते हैं कैसे गुजरता है यहाँ पे अकेले। आप लोग रहेंगे तो शाम को थोड़ा मनोरंजन कर लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हम लोग तो रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, कहाँ जाएंगे? गुड बाय सर। बाबा आप ऐसी बात बोल रहे हैं क्या? बाबा तो जाएंगे। बाबा जी आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे कहीं पे, ये बात गलत है। आप तो जा रहे हो ना अजय जी? रिकॉर्डिंग चालू है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो एग्जाम देने जा रहा हूँ। अरे भाई मत करो, जाने दो, बात वो नहीं है।